आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धति में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया तथ्य जो है वह है सामाजिक अनुसंधान के दौरान बनाई जाने वाली प्राकल्पना। प्राकल्पना अंग्रेजी भाषा के शब्द हाइपोथेसिस का रूपांतरण है। हाइपोथेसिस स्वयं ग्रीक भाषा के दो शब्द हाइपो अर्थात बिलो, नीचे का विचार, थीसिस का अर्थ है सिद्धांत, थ्योरी। हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ सिद्धांत के नीचे का सिद्धांत या सिद्धांत का पूर्व कथन। प्राकल्पना एक ऐसा विचार है अथवा सिद्धांत है जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के दौरान अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है, उसकी जांच करता है तथा अध्ययन के निष्कर्ष में प्राकल्पना को सत्य सिद्ध होने पर एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। पीएच मान के अनुसार प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। जी.ए. लुंडबर्ग कहते हैं प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी होना बाकी है। गुड्डेवो हॉट कहते हैं प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा होना बाकी है। पीवी यंग कहते हैं एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जा सकता है। ऐसे ही बोगार्च कहते हैं एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। आगे हम बात करते हैं इस प्रकार प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष कथन, सामान्यीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध समस्या के लिए निर्मित करता है, उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं कि एक उपयोगी प्राकल्पना में कौन सी विशेषताएं या तत्व होने चाहिए। सबसे पहली बात है स्पष्टता। प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से, दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ
विचार स्पष्ट और भ्रम रहित होने चाहिए। प्राकल्पना से जुड़ा दूसरा तथ्य है अनुभविक संदर्भ। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पनाएं वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच के योग्य होनी चाहिए। नंबर 3, विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य प्राकल्पना का कई बार परीक्षण कठिन हो जाता है, अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन के लिए विशिष्ट और लघु प्राकल्पनाएं बनाई जाए। प्राकल्पना उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित भी होनी चाहिए। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसकी सत्यता की परख अनुसंधान में उपलब्ध अध्ययन विधियों से पूर्ण की जा सके। अगली बात, प्राकल्पना किसी सिद्धांत समूह से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। गुड्डे व हॉट ने कहा है, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है जब वह उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू हो। प्राकल्पना का निर्माण उपलब्ध सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अंतिम बात, प्राकल्पना सरलता होनी चाहिए। उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों और तथ्यों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। एक जटिल प्राकल्पना हमेशा परीक्षण में कठिनाई उत्पन्न करती है। प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार कथन है जिस पर कोई भी अनुसंधान आधारित रहता है। अब हम बात करते हैं प्राकल्पना के स्रोत क्या हो सकते हैं। यह पूर्व विचार कहां से आता है, प्राकल्पनाएं कहां से बनती है, उन स्रोतों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति की स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना, अंतर्दृष्टि आदि के आधार पर भी प्राकल्पना का वह निर्माण कर सकता है। गुड्डे व हॉट ने प्राकल्पना के निम्न स्रोत बताए। पहली बात, सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है जो उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र आदि की एक शैली होती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें आती हैं।
पहली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्म, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि से संबंधित प्राकल्पनाएं निर्मित की जा सकती है। अगली बात, सामान्य संस्कृति में लोक विश्वास होते हैं। ये लोक विश्वास कुछ मान्यताएं सर्जित करते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। मुहावरे, दोहे, सूक्तियां कई बार अध्ययन का आधार बनते हैं। सामान्य संस्कृति में अगला तत्व है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन कई बार नई प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक सिद्धांत। समाज में कई प्रकार के पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर कई अन्य सामान्यीकरण कर सकते हैं, प्राकल्पनाओं को निर्मित कर सकते हैं। प्राकल्पनाओं का अगला स्रोत है सादृश्यता। सादृश्यता यानी समरूपता। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी भी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं का आधार हो सकते हैं। सामाजिक घटनाओं की समानता भी कई बार प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होती है। अगला प्राकल्पनाओं का स्रोत है वो है व्यक्तिगत अनुभव। विविध घटनाओं या अवस्थाओं में अध्ययनकर्ता एक विशेष अनुभूतियां प्राप्त करता है। उसी आधार पर वह विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। अंतःप्रज्ञा मानव की अंतर्दृष्टि और अंतरात्मा की आवाज होती है। जीवन में अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं और ये अंतर्दृष्टि हमें प्राकल्पना निर्माण करने के लिए सक्षम बनाती है। प्राकल्पनाओं के स्रोत में अंतिम हम बात करते हैं अनुसंधान और साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों, निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न लोगों के द्वारा किए गए अनुसंधान, सर्वेक्षण, निष्कर्ष, लेखों के आधार पर व्यवहारिक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है।